नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और टीएनटी ज्ञान की इस नई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज शुरू कर रहे हैं फिर से एक नई कहानी। नई कहानी कैसे? आपने एक कहानी सुनी होगी बहुत पुरानी कि एक बंदर था, वो बार-बार किसी को छेड़ के भग जाता था। बार-बार आता था, किसी को छेड़ के भग जाता था। ठीक है? और फिर जब वो व्यक्ति सामने वाला उसको पीट देता था, तो वो कूद-कूद के सारे जहां में बताता था कि मुझे मारा है, मुझे मारा है, मुझे मारा है। लेकिन जब वो छेड़ने जाता था उसको, तब वो ये कहानी किसी को नहीं सुनाता था। लेकिन अपनी पिटने की कहानी वो सारे जहां में बताता था, क्योंकि उसे इज्जत बेइज्जती का कोई डर ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि मेरे पिटने से क्या असर पड़ेगा। उसको क्या था, सिंपैथी लेनी थी लोगों की, चाहे पूरा उसकी प्रजाति नष्ट हो जाए, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है। उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे झगड़ने से सिर्फ मुझ पे ही असर पड़ेगा, बाकी किसी देश पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की। अभी यूक्रेन पर फिर से हमला हुआ है और अच्छा खासा हमला हुआ है। लगभग 300 ड्रोन और करीबन वो सॉरी 600 ड्रोन और 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। और इस बार कमाल की बात, जहां हमला किया गया है वो अपने आप में जगह है कुछ यूरोपियन कंट्री और ब्रिटेन काउंसिल के ऑफिस पर, एम्बेसी पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। एक तरीके से आप समझो तो ये यूक्रेन पर हमला नहीं, ये यूरोपियन कंट्री पर हमला है। देखिए, किसी भी देश की एम्बेसी, एम्बेसी क्या होती है, सॉरी, हर देश की दूसरे देश में एम्बेसी होती है। वो ये मानते हैं कि ये उसी देश की है, मतलब उसी देश को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए अगर भारत में अमेरिका की एम्बेसी है, तो वो जो एरिया है जिसमें एम्बेसी है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, वो अमेरिका माना जाता है एक तरीके से। ऐसी भारत की भी है हर देश में। एटलीस्ट पाकिस्तान तक में थी भारत की, अब तो भारत ने बंद कर दी। ऐसी पाकिस्तान की भारत में थी। तो कहते हैं कि ये जो एम्बेसी का एरिया होता है, चाहे पाकिस्तान की भारत में हो चाहे भारत की पाकिस्तान में हो, वो उसी देश का होता है, उसी देश का प्रतिनिधित्व होता है। और एक वियना कन्वेंशन के तहत ये संधि हो रखी है कि किसी भी देश से आपके युद्ध चल रहा हो, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अधिकतर भारत पाकिस्तान की बात चलती है, इसलिए मैं भारत की बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझा रहा हूँ। तो जब भारत पाकिस्तान से लड़ेगा, पाकिस्तान भारत से लड़ेगा, तो ना तो पाकिस्तान भारत की किसी ऐसी एम्बेसी पे हमला करेगा जैसे अमेरिका की एम्बेसी है या रसिया की है या चाइना की है, वो नहीं करेगा। और ना ही भारत करेगा पाकिस्तान के अंदर किसी अदर कंट्री की एम्बेसी पे हमला। ये एक कन्वेंशन है, मतलब एक संधि हुई हुई है वियना कन्वेंशन के तहत कि कोई भी देश दूसरे की एम्बेसी पे हमला नहीं करेगा, चाहे भले ही उस देश से युद्ध चल रहे हो। आपने देखा ना, जब किसी देश में युद्ध चलते हैं तो लोग शरणार्थी के तौर पर कहां पहुंचते हैं? एम्बेसी पहुंचते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे और वो वहां से उनको निकलवाएंगे। होता है ना, होता है। आपने सीरिया में देखा होगा, आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, आपने टर्किस्तान में देखा होगा, आपने बहुत सारे देशों में जहां जहां युद्ध हो चुके हैं, जहां जहां इस तरह की भगदड़ मच चुकी है, बांग्लादेश में देखा होगा आपने। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये कहते हैं कि वो सेफ हाउस होता है उन देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा कोई देश नहीं जिसमें दूसरे देश के नागरिक ना हो। मान लीजिए अब इस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में जो भारतीय एम्बेसी होगी वहां पे जो भी लोग होंगे उस पर रूस हमला नहीं करेगा। ऐसा क्लॉज है, ऐसा रूल है, ऐसी संधि हुई है। तो लेकिन इस बार रूस ने वो सारी संधि तोड़ दी है और रूस ने यूरोपियन कंट्री के जो एम्बेसी है ईयू की और ब्रिटेन की, उस पर हमला करा है और हमला भी कुछ किया है। 600 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है, 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। बिल्कुल खंडर बना दिया है उसको। आप देखेंगे वीडियोस में, अगर वो आप सोशल मीडिया पे या न्यूज पे देख सकते हैं जो वो हमला किया गया है कल कल 28 तारीख को। तो इसकी बहुत सारी हर तरफ निंदा हो रही है, हर तरफ चर्चा हो रही है इस पे कि ये बहुत गलत करा है, बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं। और सारे देश जो इससे जुड़े हुए हैं,
चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, मतलब कोई से भी देश हो, वो सब इसकी निंदा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों का तरीका रहा है, रवैया रहा है सिर्फ एक ही तरफ की बात सुनना और एक ही तरफ का कदम उठाना। अब ये सब क्यों हुआ है? ये तो कोई ध्यान देता नहीं इन चीजों पे। इसकी क्या वजह है? भाई आप समझते हैं कि क्या रूस जो है वो युद्ध खत्म करना नहीं चाहता? चाहता है। उसने अपनी शर्तें बता रखी है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन ही है जो किसी बात पर तैयार नहीं हो रहा। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो उन्होंने बिल्कुल साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर कह दिया उन्होंने, जब तक बिल्कुल समतल ना हो जाएगी यूक्रेन की जमीन, जब तक नई प्लॉटिंग ना हो जाएगी, वहां पे नई आबादी की बसियत के लिए जगह नहीं बन जाएगी, क्योंकि कह रहे हैं वो इतना हम डेवलप कर चुके थे कि अब वहां कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो उन्होंने रूस को ठेका दिया है कि भाई पूरी जमीन समतल कर दो बिल्कुल, उसके बाद ही हम नई वैकेंसी लाएंगे और नई, कहते हैं नई कॉलोनी बसाएंगे उसमें। ऐसे उन्होंने कसम खा ली है। आप सोचेंगे क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, क्योंकि अगर वो देश हित के लिए फैसला ले रहे होते तो शायद कहीं ना कहीं ये 4 साल से जो युद्ध निरंतर चल रहा है वो अब तक रुक चुका होता। कई बार वार्ता का मौका मिला उनको रूस के साथ। देखिए एक चीज बता दूंगा आपको, जब हम किसी से छोटे हैं, ऐसे मान के चलिए सामने वाला लड़ने वाला जो है हमसे बहुत ताकतवर है और वो हमें वार्ता का मौका दे रहा है, उस वार्ता से हमारे जो आम नागरिक हैं वो बच जाएंगे, मतलब उस वार्ता करने से आम नागरिकों को नुकसान नहीं होगा। कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा जो अब हो रहा है जान माल का। देखिए कहते हैं, पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है। भाई अगर आपके पास जान है तो आप फिर से रीडेवलप कर सकते हैं, सब चीजें, सब काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब मैन पावर ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे? तो इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर वो रूस के साथ अपनी वार्ता बढ़ाए आगे की तरफ और इस युद्ध को रुकवाए और ट्रम्प की, सॉरी, पुतिन की बात मान ले, तो शायद ये युद्ध रुक चुका होता। लेकिन 4 साल से निरंतर युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली, लाख जतन कर लिए, उन्होंने चुनाव से आने से पहले भी कुछ बयान दिए थे, वो सारे धरे के धरे रह गए। हर देश का दबाव उस पर धरा रह गया। यहां तक रूस, सॉरी, अमेरिका ने भारत पे भी दबाव बना लिया कि किसी भी तरीके से भारत पे सैंक्शन लगा दें, जिसकी वजह से रूस को पैसा ना जाए और रूस युद्ध बंद कर दे। अच्छा क्या लगता है अमेरिका को कि अगर भारत वहां से ऑयल नहीं परचेस करेगा तो क्या रूस युद्ध बंद कर देगा? उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब या तो वो रूस को सही से जाना नहीं है, या फिर उसने भी कसम खा ली है कि मुझे यूक्रेन को खत्म करवा देना है। भाई दोनों में से एक बात है, क्या ये युद्ध केवल भारत की वजह से चल रहा है? क्या ये पैसा जो जा रहा है भारत से सिर्फ भारत ही दे रहा है ऑयल उसका? कितनी ऐसी कंट्री हैं जो रूस से ऑयल ले रही हैं? कितनी ऐसी कंट्री हैं? इसका मैं आपको आज एग्जांपल देने वाला हूं। ये जो कल हमला हुआ है क्यों हुआ है, इसके पीछे की बात कोई नहीं जाता। देखिए अभी मैंने आपको बंदर वाली कहानी बताई, वो क्यों बताई मैंने आपको। यूक्रेन पे हमला हुआ, उसके ईयू और ब्रिटेन वाली एम्बेसी पे हमला हुआ है, उसने सब जगह ढिंडोरा पीट पीट के बता दिया। यूरोपियन कंट्री भी हर तरफ रोती फिर रही हैं, सब जगह बता रही हैं। उन्होंने, यूरोपियन कंट्री ने ये भी कह दिया है कि हमने 150 यूरो डॉलर का एक फंड सुनिश्चित किया है इसके लिए, अपने देशों को बचाने के लिए रूस से, हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे रूस को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। रूस ने बल्कि एक कड़ा मैसेज दिया है इनकी एम्बेसी पर हमला करके कि वो किसी से डरने वाला नहीं है और किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जब वो अमेरिका की नहीं सुनी तो यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन की औकात ही क्या उसके सामने। देखिए एक चीज बताऊं मैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। हर व्यक्ति जब कुछ हो जाता है तब की बात करता है, लेकिन ये क्यों हुआ है इसकी कोई बात नहीं करता। बात है 23 अगस्त और 24 अगस्त की। 24 अगस्त को उसकी रिफाइनरी पे हमला हुआ है। किसकी? रूस की। रूस की रिफाइनरी पे हमला होता है और यूक्रेन का बयान आता है कि हमने उनकी कैश मशीन पे हमला किया है। समझे बात उसकी आप? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रिफाइनरी जो है वही ऑयल का प्रोडक्शन कर रही है
ऑयल को रिफाइन करके बेचता है वो, उस रिफाइनरी पे उसने हमला किया अच्छा खासा। तो उसने क्या बयान दिया अपना कि मैंने उनकी कैश मशीन पे हमला किया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कैश मशीन पे हमला किया है तो उसका रिवर्ट भी झेलना पड़ेगा आपको, उसने भी रिवर्ट दे दिया उसका। दूसरी चीज, ये तो रही 24 अगस्त की बात। इससे एक दो दिन पहले और एक इंसिडेंस हुआ। इंसिडेंस क्या हुआ, दो देश हैं स्लोवाकिया और हंगरी, इन देशों को भी रूस द्वारा पाइपलाइन के द्वारा, रूस से पाइपलाइन के द्वारा ऑयल जाता है, क्योंकि यहाँ कोई समुद्री इलाका नहीं है, वो पाइपलाइन के द्वारा जाता है और यूक्रेन की तरफ से होता हुआ जाता है। अब यूक्रेन क्या करता है, यूक्रेन में हमला नहीं करता वो रूस में हमला करता है। वो रूस में हंगरी को जाने वाली ऑयल पाइपलाइन और स्लोवाकिया की ऑयल पाइपलाइन पे हमला कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके 7 दिन का जो एनर्जी सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है और उनकी आपूर्ति रुक जाती है। तो पाइपलाइन पे हमला हो गया, पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो गई, रूस ने आपूर्ति रोक दी। इसके कारण हंगरी इतना नाराज हो गया कि उसने यूक्रेन खरी खोटी सुना दी, बहुत ज्यादा सुनाई उसने। ठीक है, उसने कहा कि आपने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। उसने इसके बदले यूक्रेन के जो कमांडर हैं, जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं, उस पर बैन लगा दिया, उस पर सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि हंगरी और यूक्रेन समझ लीजिए आपस में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो बिना वीजा के आपस में एक दूसरी जगह घूम लेते हैं। उसने कहा जितनी भी ऐसी जगह है हमारे देश में किसी भी यूक्रेन की मिलिट्री कमांडर की एंट्री नहीं होगी, उस पर सैंक्शन लगा दिया उन्होंने, किसी को नहीं आने देंगे हम अपने देश के अंदर, हंगरी के अंदर। यही स्लोवाकिया ने किया, उन्होंने बैन लगा दिया कि हमारे देश में किसी की एंट्री नहीं होगी। अब यूक्रेन उनसे कहता है कि भाई आप हमारा साथ नहीं दे रहे, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, रूस के से युद्ध के समय आप हमारा साथ दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो हंगरी का बयान आया, भाई ये आपके दोनों के आपसी मैटर हैं, आप युद्ध बंद करना चाहते ही नहीं, इसमें मैं आपका क्या साथ क्या दूं। अगर आपको युद्ध बंद करना है तो आप जानते हैं किस तरीके से हो सकता है, लेकिन आप उसे बंद करना ही नहीं चाहते। और ये आप दोनों देशों का आपसी पारस्परिक संबंध है कि आप उसे कैसे बिगाड़ रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, इसमें मुझसे क्या मतलब आपका। आप मेरे मेरे देश को जो ऑयल सप्लाई हो रहा है उस रिफाइनरी पे हमला कैसे कर सकते हैं, उस पाइपलाइन पे हमला कैसे कर सकते हैं, उसकी वजह से मेरी आपूर्ति रुक गई, 7 दिन मेरा सारा इम्बैलेंस हो गया सिस्टम, मेरी एनर्जी सप्लाई रुक गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे जो नागरिकों को जो नुकसान होगा, जो दिक्कत होगी मेरी आम जनता को, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरा तो आपसे कोई युद्ध नहीं है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, तो आपने मेरी ऑयल सप्लाई को क्यों रोका। अब आप समझे, केवल भारत को ही ऑयल सप्लाई नहीं करता है रूस, बहुत सारे देश, बहुत सारी ऐसी कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी ऑयल का, गैस का प्रोडक्शन, इंपोर्ट रूस से करती हैं, लेकिन उनको दिख क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत। वो हर तरीके से कोशिश करें कि भारत पे मैल लगाएं। देखिए भारत के साथ दिक्कत दूसरी भी है, अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो भारत के साथ जियो पॉलिटिकल संबंध जो बदल रहे हैं इस समय, सॉरी, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी वजह है। जो भारत में चुनाव का दौर आसपास आने वाला है, इसका भी एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक कोरिलेशन है, इसकी वजह से सारी घटनाएं भी हो रही हैं। वरना अभी तक जो अमेरिका भारत के दिन भर साथ था, आज वो भारत के खिलाफ इस तरीके से खड़ा है जैसे कोई दुश्मन हो, जैसे भारत ने उस पर कोई हमला कर दिया हो या भारत ने उनके किसी चीज को बैन कर दिया हो। भाई भारत ने अगर उनकी किसी पर टैक्स लगा रखा है तो वो अभी का नहीं है, वो पहले से चला आ रहा है। भारत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया किसी पे भी, भारत की तरफ से वो पहले से चला आ रहा है। और आपके कहने के बाद भारत ने बहुत सारी चीजों को टैक्स कम भी किया और बहुत सारी चीजों में आपके स्टारलिंक को एंट्री भी दी, आपने जो बात कही उसमें। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपकी हर बात मानी जाए, आपके दबाव में काम किया जाए। इस तरीके से तो भारत नहीं कर सकता, इस तरीके के दबाव में भारत नहीं आ सकता, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, इस तरीके का जो हमला आज रूस के द्वारा हुआ है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन द्वारा जो हमला किया गया उसका इम्पैक्ट है।
रूस ने किसी को नहीं बताया कि उसकी ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ है। ये बात खुद यूक्रेन ने बताई। रूस ने किसी को नहीं बताया कि उसके द्वारा जो हंगरी और स्लोवाकिया को सप्लाई की जा रही थी ऑयल की, उस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया यूक्रेन के द्वारा। उसने किसी को नहीं बताया। रूस का हाल वही है। रूस किसी देश से कुछ नहीं कहता, ना किसी का रोने जाता। वो अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन खुद निकालता है। उसने खुद देखा कि हाँ मुझे क्या दिक्कत है, उसने रिपेयर करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उसका जवाब भी दिया। उसको 600 ड्रोन से हमला किया उसने, 30 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी उस पर। हो गए सब लेने के देने, निबट गई कहानी सारी। तो ये चीजें क्या है, ये सब एक दूसरे को रिलेटेड है। आप कुछ रिएक्ट करते हैं, उसका रिएक्शन का एक्शन होता है, एक्शन पर रिएक्शन होता है। ये लेकिन क्या है कि आप जो करते हैं वो आप किसी को नहीं बताते हैं। आपके साथ जो होता है वो आप पूरे विश्व में नाच नाच की तरह, बंदर की तरह कूद कूद के बताते हैं। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते को जब आप डांटोगे, पंकड़ मारोगे तो भौंकेगा। वही हाल इस समय यूक्रेन का हो रहा है कि जब रूस मुड़ के उसको कुछ मारता है तो भौंक के दिखाता है वो, और जब रूस चुप हो जाता है, चल देता आगे तो पीछे से भौंकता हुआ आता है उसके वो। और जब रूस पलट के उसको फिर से लात बजाता है, तो जैसे हमारे देश में डॉग लवर निकल निकल के आ रहे थे, उसी तरीके से जो यूक्रेन लवर है, डॉग लवर है उस टाइप के, वो कूद कूद के आते हैं यूक्रेन के फेवर में। अरे भाई, इतना ही अगर दिक्कत है, इतनी ही परेशानी है, इतना ही ग्लोबली प्रॉब्लम हो रही है सबको, इतनी ही जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ लड़ो उसके। 4 साल हो गए यूक्रेन को युद्ध करते करते रूस के साथ। कोई देश उसके साथ लड़ने नहीं गया, लेकिन हाँ उसको समर्थन दे दे के कि चढ़ जा बेटे सूली पे, भली करेंगे राम, उसको चढ़वा दिया पानी। अब वो देश बेचारा बर्बादी की तरफ है। मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल भी अगर उस पर काम किया जाएगा, तब भी वो उस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा जिस कंडीशन में वो आज था। और इसकी सिर्फ और सिर्फ कौन वजह है? इसकी एक वजह है मेजर अमेरिका, और दूसरी वजह है यूरोपियन कंट्री, जिन्होंने उसे इतने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि ऐसा मानो कि अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध ज्यादा दिन चला तो शायद अमेरिका अपने जंगी जहाज लेके लड़ाई में कूद पड़ेगा, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री हवाई जहाज लेके लड़ पड़ेंगी, ऊपर से हमला होगा, नीचे से हमला होगा यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन को लड़ना ही नहीं पड़ेगा, यूक्रेन को सारी फंडिंग ये देश कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। कहते हैं ना कि जब जब कोई दिक्कत आती है तो झेलनी आपको ही पड़ती है। बाहर वाले सिर्फ लड़के चले जाते हैं, आपको चढ़ा के चले जाते हैं। बात की सारी दिक्कतें झेलनी आपको ही है। और ये बात यूक्रेन की समझ में नहीं आ रही। क्यों? इसी के दिक्कत के बाद उसने ये हमला कर दिया। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, एक बार इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया था, सॉरी, इसराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था। युद्ध चल रहा था उनका सीरिया का और इसराइल का। तो इसराइल ने जो सीरिया की एम्बेसी थी, ईरान की एम्बेसी सीरिया में, उस पर हमला कर दिया। रिवर्ट में ईरान ने भी इसराइल पे हमला किया। उसने कहा कि आपने हमारी एम्बेसी पे हमला किया है, इसका मतलब हमारे देश पे हमला किया है। देखिए ईरान जो है अलग सोच वाला देश है। ईरान ने तुरंत रिवर्ट किया, उसने तुरंत इसराइल पे हमला किया। अगर यूरोपियन कंट्री इतने ही पावरफुल हैं, इतने ही सक्षम हैं, इतना ही यूक्रेन का साथ देने वाले हैं, तो कल 28 अगस्त को जब उनकी एम्बेसी पे हमला किया गया रूस की तरफ से, तो उन्होंने क्यों डिक्लेयर नहीं किया वॉर? क्यों वो लड़ने नहीं जा रहे यूक्रेन की तरफ से? अब तो उनकी एम्बेसी पे हमला हो गया। उनकी एम्बेसी पे हमला हो गया। निंदा करने से भाई कुछ नहीं होता। निंदा तो हमारे मनमोहन सिंह जी भी करते थे। निंदा करने से क्या होता है? करने से होता है, लड़ने से होता है। अगर आपको इतना ही साथ देना है, तो अब आपकी एम्बेसी पे हमला हो गया, इसका मतलब ब्रिटेन पे हमला हो गया, इसका मतलब यूरोपियन कंट्री पे हमला हो गया। और आपके मित्र जो ट्रंप हैं, उनसे कहो कि उन्होंने तो गारंटी ली है ना, उन्होंने तो गारंटी ली है कि यूरोपियन कंट्री की सुरक्षा को मैं प्रदान करूंगा, और ओपेक देशों की सुरक्षा का जिम्मेदारी मेरी है। तो ना तो वो ओपेक देशों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना यूरोपियन कंट्री की सुरक्षा कर पा रहे हैं। तो जाओ साथ में और लड़ो रूस से। अब इस समय ये समय आ गया है कि यूरोपियन कंट्री को और अमेरिका को जाके लड़ना चाहिए रूस से। जमीनी स्तर पर लड़े ना। दुनिया भी तो देखे, ये वो देश हैं जो दूसरों को लड़वाते हैं। ये क्यों नहीं लड़ रहे जाके? अब जाके लड़े रूस से। लेकिन इनको क्या करना है? इनको सिर्फ दूसरे को उकसाना है, दूसरे देशों को लड़ाना है।
दूसरे देशों की इकोनॉमी को ध्वस्त करवाना है, उसकी जीडीपी ग्रोथ को खत्म करवाना है, उसको विकसित देशों को डिस्ट्रॉय करवाना है किसी तरीके से। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, अमेरिका की क्या दिक्कत है। अमेरिका चाहता है कि उससे कोई देश आगे निकल पाए। कहीं ना कहीं अमेरिका को एक चीज और खल रही है, हमारे देश के जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो अब उनके बिजनेसमैनों के बराबर की टक्कर पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बिजनेस हैं वो इतने डेवलप हो रहे हैं कि अब उनकी कंट्री, मतलब सॉरी, उनकी काउंटिंग बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ हो रही है। विश्व के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ हो रही है, उनकी टक्कर हो रही है उनसे। अब वो उस तरह का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी तक अमेरिका जैसे एक्सपोर्ट देश कर रहे थे, उनके बिजनेसमैन कर रहे थे, अब भारत के बिजनेसमैन कर रहे हैं इस टाइप से। तो उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए आपने एक चीज और सुनी होगी, अभी जब पहली बार जो ट्रम्प का बयान आया था ऑयल रिफाइनरी पे बैन लगाने के लिए, मतलब ऑयल पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाने के लिए जो बयान आया था ट्रम्प का, और ट्रम्प ने एक बयान दिया था कि मैं भारतीय व्यापारी जो अ, मुकेश अंबानी जी हैं और अडानी जी हैं, मैं उनकी ऑयल रिफाइनरी पे क्यों रोक लगा रहा हूं, मतलब ऑयल पे क्यों रोक लगाने को कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में असमानता बढ़ती जा रही है, पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है, और भारत का सारा पैसा इन दो चार लोगों में पहुंच रहा है। ये किसकी भाषा हो सकती है। अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। हमारा व्यापारी वो बढ़ रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी, हमारी सरकार देखेगी इसको कि वो चोरी तो नहीं कर रहा ना। वो अगर वहां से रसिया से ऑयल ले रहा है, रिफाइन कर रहा है, तो आपको भी बेच रहा है और देशों को बेच रहा है और भारत को भी बेच रहा है। इससे आपको क्या दिक्कत है। उनका सीधा सीधा टारगेट है भारतीय इकोनॉमी पे, भारतीय बिजनेस सेटअप पर, कि किसी भी तरीके से जो भारत के बिजनेसमैन है जो भारत को डेवलप कर रहे हैं। भाई मुकेश अंबानी भारत को कितना जीएसटी देता है, कितना टैक्स देता है, अडानी कितना टैक्स देता है, या और भी जो बिजनेसमैन है भारत के, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे और बहुत सारे ग्रुप हो, ऐसे जिंदल ग्रुप हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो भारत को रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये चीजें अमेरिका को खल रही हैं, क्योंकि अमेरिका का डेप्थ दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। और मैंने बताया आपको कि 2030 तक ये 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो जाएगा, और उसकी टोटल इनकम जो है, टोटल जीडीपी ग्रोथ जो है, टोटल जीडीपी उनकी वो 30 ट्रिलियन डॉलर है, उससे 10 ट्रिलियन डॉलर ऊपर निकल जाएगा। जबकि भारत में डेप्थ हम दिन बर दिन कम कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, और यही चीजें अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही, यही चीजें अमेरिका समझ नहीं पा रहा, और इसी की वजह से जो है वो किसी न किसी तरीके से भारत पे सैंक्शन लगा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध का तो बहाना है, असली मुद्दा उसका यही है कि उसे किसी तरीके से भी भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करना है, भारत को डिस्ट्रॉय करना है, और यही सारी चीजें वो आकलन कर रहा है इसका, इसी चीज के पीछे लगा पड़ा है। अगर उसको रियल में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने हैं तो वो आज रूस पे हमला कर दे। क्यों नहीं कर रहा वो हमला, यूरोपियन कंट्री क्यों हमला नहीं कर रहे हैं। ये तो सारे वो पावरफुल देश हैं, पैसे वाले देश हैं, इन पे तो पैसा बहुत है, और इन पे वो चीजें हैं, वो पावर है, वो शक्तियां हैं जो ये यूज कर सकते हैं, दूसरों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इतने प्रतिबंध लगाने के बाद भी अगर वो देश नहीं रुक रहा, तो भारत पे सैंक्शन लगाने के बाद वो कैसे रुक जाएगा। ये इनकी सिर्फ मूर्खता भरा डिसीजन है और कुछ नहीं। ये अपने ख्याली पका हुए हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं सिर्फ और सिर्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उनको किसी भी तरीके से यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है तो उनको यूक्रेन को समझाना चाहिए। और लेकिन यूक्रेन है वो अब अमेरिका की बातें भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा। उनके दिमाग में सांप बैठ गया है, जब तक उबड़ खाबड़ धरती को बिल्कुल समतल नहीं करवा लेगा वो रूस से, तब तक यूक्रेन मानने वाला नहीं है। देखिए हंगरी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बैन जारी करा है, उन्होंने उसको बैन कर दिया। अभी इससे आपको पता चलता है कि रूस जो है और भी देशों से संबंध रूस के अच्छे हैं। रूस और भी देशों को ऑयल सप्लाई कर रहा है, केवल भारत को ही नहीं कर रहा, वो और भी देशों को कर रहा है। लेकिन अमेरिका को कौन दिख रहा है, अमेरिका को दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत। और अब भारत पे इसका असर नहीं पड़ने वाला। मैंने बताया ना आपको, कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भारत को कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो असर पड़ने वाला था वो दो चार सेक्टर हैं जिसपे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। आईटी, आईटी के बाद आता है टेक्सटाइल, ठीक है, जेम्स ज्वेलरी इस टाइप के जो आते हैं, हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल का बताऊं, बहुत मतलब काफी दिन से मैं देखूं टेक्सटाइल का बहुत हल्ला कट रहा है। आईटी की तो अभी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आईटी में, क्योंकि आईटी का 60 से 70% हम एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को कर रहे थे। उसका हमें समय लगेगा, उसमें हमें देखिए नुकसान भी होगा, दिक्कतें भी होंगी, उसमें हमें नौकरी में भी जाएंगी लोगों की, हमारे साथ ही होगी।
लेकिन हाँ, अगली बार जब हम इस पे डेवलप हो जाएंगे, इसको हम स्टेब्लिश कर लेंगे, तो ये दिक्कतें हमें भविष्य में कभी नहीं आएंगी। दूसरी चीज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मैंने बताया कि टोटल जो प्रोडक्शन है हमारा, ये कहो टोटल कंजप्शन है जो हमारा, वो है 179 बिलियन डॉलर का, बिलियन यूएस डॉलर का, मतलब 179 अरब डॉलर, सॉरी, 179 अरब डॉलर में हम 142 अरब डॉलर भारत में ही कंजप्शन है हमारा। मतलब जितना टेक्सटाइल में हम कपड़ा बनाते हैं, उसका 142 अरब डॉलर जो है वो भारत में ही कंजप्शन है। आप समझो मोटा मोटा कितना, 180 में से अगर 142 निकाल दो आप, तो मोटा मोटा ये मान के चलो 20 40, करीब 80% तो हम भारत में कंजप्शन है हमारा। हम मात्र 20% एक्सपोर्ट करते हैं। कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम मात्र 20% एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 33 अरब डॉलर के आसपास। अब भारत ने क्या सोचा उसके लिए? भारत ने 40 ऐसी कंट्री ढूंढी हैं जिनमें जो इसका कंजप्शन है, जो इसका पोटेंशियल है, वो 590 अरब डॉलर है उनका। इन 40 देशों का 590 अरब डॉलर है कंजप्शन। उसमें से हमें कितना चाहिए? मात्र 33 अरब डॉलर। 590 में से हमें 33 अरब चाहिए अमेरिका से ये पूर्ति करने के लिए। खत्म हो गया टेक्सटाइल का झंझट, उस पर हम काम कर रहे हैं, बात चल रही है। और अब हम पे एक बाजार खुल गया, 590 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा बाजार हमें दिख गया। अब हम उसमें मेहनत करेंगे। हो सकता है अभी हम 33 पे काम कर रहे थे, क्यों? देखिए, एक चीज हमारे देश के व्यापारी, उसमें भी कमी है, वो सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं कंफर्ट जोन। वो मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ी सी आपको ढूंढना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और देशों से संबंध डेवलप करने पड़ेंगे आपको। जैसे सरकार कर रही है, आपको भी करने पड़ेंगे। आपको बाकी देशों की यात्रा आप ढूंढते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं इस शहर में रहता हूँ, इस शहर में मेरी कोई चीज बिक रही है 10 रुपए के भाव से, ठीक है, और मेरी ये चीज 100 लोग ले रहे हैं यहाँ 10 रुपए के भाव से। दूसरे मतलब दूसरे शहर में जाके या दूसरे स्टेट में जाके वही चीज मेरी 100 रुपए के भाव से बिक रही है, लेकिन वहां क्या है, वहां 10 लोग हैं। अब रेशियो समझिए आप, मेरे शहर में 100 लोग ले रहे हैं 10 रुपए के भाव से, और मुझे मिल रहे हैं 1,000 रुपए। वहीं पे वहां 10 लोग ले रहे हैं वही चीज, और वहां मुझे 1,000 रुपए मिल रहे हैं वहां से भी। लेकिन वहां पे क्या है, थोड़ा सा भाड़ा भी ज्यादा लग रहा है मेरा, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे क्या हो रहा है, एक मेरा कंफर्ट जोन है कि आराम से 10 लोगों से बेच के काम चल जा रहा है। भाई, इसमें बदलाव करो आप जो अपने ही शहर में 100 लोगों को बेच रहे हैं, उसको बढ़ाओ, उसको 100 से 150 पे लाओ, उस पे काम करो आप। और जो आप 10 लोगों पे निर्भर हो, 10 की छोड़ के 100 नए ढूंढो, 100 नए ढूंढो, क्योंकि 100 नए ढूंढेंगे आप तो उसमें से एक दो आपको धोखा दे सकते हैं। जैसे अभी एक ने दे दिया तो 10 के 10 डूब गया, पूरा 1,000 का व्यापार डूब गया आपका। अगर यही 100 लोग होते तो 2 3 तो डूबते, बाकी तो देते। यही चीजें, यही बदलाव हमारे भारतीय बिजनेसमैनों को करना पड़ेगा। और जिस दिन ये स्ट्रेटेजी आप लोग समझ जाएंगे, तो मुझे लगता है शायद भारत किसी एक देश पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं चैनल पर वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जो बार बार चैनल्स पे आ रहे हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।